ठीक है। छठा चैप्टर है आपका भारत की राज्य व्यवस्था का, लक्ष्मीकांत जो बुक है उसका छठा चैप्टर है नागरिकता, जिसके बारे में हमने एनसीईआरटी में पढ़ लिया। तो नागरिकता का अर्थ और महत्व सेम वही है जो एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, वैसा ही मिलता जुलता होगा, उससे थोड़ा कम ही हो सकता है, ज़्यादा तो क्या देगा। किसी अन्य आधुनिक राज्य की तरह भारत में दो तरह के लोग रहते हैं, नागरिक और विदेशी। कॉमन लैंग्वेज बता रहा है कि एक देश में दो तरह के लोग रहते हैं, या तो नागरिक होंगे उस देश के या विदेशी होंगे। ठीक है, लेकिन हमने देखा कि ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नागरिक रहते हैं, विदेशी रहते हैं, और तीसरा भी कैटेगरी होती है, शरणार्थी भी रहते हैं, जो कहीं के नहीं होते। दो तरह के लोग नहीं होते, तीन तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लक्ष्मीकांत में एक चीज देख सकते हो कि इसने देखा है दो तरह के लोग रहते हैं, कॉमन नॉर्मल लिख दिया, लेकिन हमने उसमें पढ़ा एनसीईआरटी में शरणार्थी जो इलीगली आ गए हैं वो भी रहते हैं। नागरिक जो है भारतीय राज्य के पूर्ण सदस्य होते हैं। जो नागरिक होगा, ठीक है, पहला हो गया नागरिक, दूसरा हो गया विदेशी, तीसरा हो गया शरणार्थी। तो नागरिक जो है वो भारत का पूर्ण सदस्य होगा राज्य का। तो हमने भी देखा कि पूर्ण सदस्यता तो है, लेकिन क्या वो सच में पूर्ण सदस्यता समान रूप से है? कई लोगों को कोई अधिकार नहीं है, भारत के लोगों को भारत में अधिकार नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो लिख दिया, कॉमन में लिख दिया कि पूर्ण सदस्य होते हैं, जो नागरिक होते हैं पूर्ण सदस्य होते हैं। ठीक है, और उनकी इस पर पूरी निष्ठा होती है, उनके उस भारतीय राज्य के सदस्यता के ऊपर पूर्ण निष्ठा होती है। इन्हें सभी सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सिविल मतलब नागरिक, जो नागरिक को मिलने चाहिए, सामाजिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। सारे सिविल और राजनीतिक अधिकार प्राप्त होते हैं। दूसरी ओर विदेशी किसी अन्य राज्य के नागरिक होते हैं जो हमारे यहाँ रह रहे हैं, इसलिए उन्हें सभी नागरिक और राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं होते। इनकी दो श्रेणियां होती हैं। विदेशी नागरिक हैं, उनकी दो श्रेणियां हैं। वो मित्र देश के से आए हैं या शत्रु देश से आए हैं। क्या वो अमेरिका से आ गए हैं या पाकिस्तान से आ गए हैं? तो मित्र देश के नागरिक विदेशी से आए हैं कि शत्रु देश से आए हैं? विदेशी मित्र वे होते हैं जिनके साथ भारत के सकारात्मक संबंध है। विदेशी शत्रु वो होते हैं जिनके साथ भारत का युद्ध चल रहा है। ठीक है, तो भारत में नागरिक दो तरह के लोग, तीन तरह के लोग रहते हैं, नागरिक, विदेशी और शरणार्थी। नागरिक आप समझ गए, पूर्ण सदस्य होते हैं, उनको सारे अधिकार प्राप्त होते हैं। विदेशियों को सारे अधिकार प्राप्त नहीं होते, किसी और देश के नागरिक होते हैं। लेकिन विदेशी जो होते हैं इनकी दो कैटेगरी होती है, मित्र देश से आए हैं कि शत्रु देश से आए हैं वो विदेशी। ठीक है, उन्हें कम अधिकार प्राप्त होते हैं और वो गिरफ्तारी और नजरबंदी के विरुद्ध सुरक्षित नहीं होते। जो शत्रु देश से जो लोग आए हैं उनको अधिकार बहुत कम होते हैं, उनको कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। ठीक है, आर्टिकल 2 में हमने अनुच्छेद 22 में हमने पढ़ा था कि गिरफ्तारी के अगेंस्ट जो होते हैं, गिरफ्तारी के बचाव के लिए अपना संविधान अधिकार जो होते हैं, तो उनको नहीं होते अधिकार प्राप्त जो शत्रु देश से आए हुए हैं। ठीक है, उनको अधिकार प्राप्त नहीं होते। जैसे युद्ध पूरा छिड़ जाता है तो उनको कभी भी उनको नहीं होता। तो जैसे कि आतंकवाद का तो होता है, वो मिलता है ये वाला आर्टिकल। क्या आर्टिकल कैसे मिल जाता है? गिरफ्तार तो कर अरे तो सकते हैं उसको, नहीं नहीं मिलता, किसी को नहीं मिलता है, चाहे कोई भी हो। अगर वो टेररिस्ट, हाँ उसको सुनवाई का अधिकार है, आर्टिकल 21 का अधिकार है, 22 का अधिकार कहाँ 22 मिलेगा उसको? उसको बिना अच्छा। बिना कारण गिरफ्तार किया जा सकता है, उसको 3 महीने के लिए जेल में रखा जा सकता है। ठीक है, उसको बिना डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की उससे 3 महीने जेल में रखा जा सकता है, पूछताछ की जा सकती है। ठीक है ना, जो वकील, इसके वकील के लिए भी किया जाता है ना इसको, वकील तो दिया सुनने जाएगा के उसको, वकील तो दिया ही जाएगा, वो तो वकील दिया जाएगा तो कौन से आर्टिकल के तहत, किसके तहत दिया जाता है? 20। 21 के तहत ही दिया जाएगा। अब इतना तो एकदम डिटेल में नहीं पता, ठीक है ना, अभी पढ़ेंगे इस चीज को तो सारा आ जाएगा, थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होगा, चेंज हो जाएगा। संविधान जो है भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार एवं विशेषाधिकार प्रदान करता है। ठीक है, संविधान जो है, अगर भारतीय नागरिक है तो संविधान उनको कुछ अधिकार और विशेषाधिकार भी देता है। ठीक है, जैसे कि जो विदेशियों को नहीं है। आर्टिकल 14 जो है वो सबको होता है, कानून के सामने सब बराबर है। अगर कोई मर्डर कर रहा है, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे विदेशी नागरिक आके यहाँ मर्डर करे, उस कानून के सामने उसको सजा मिलेगी मिलेगी। ठीक है, उसको सजा मिलेगी मिलेगी। कुछ इसमें अपवाद होते हैं राष्ट्रपति को लेके या किसी चीज को लेके, राष्ट्रपति के लिए अलग अधिकार तो उसके थोड़े विशेषाधिकार होते हैं इसमें। लेकिन अगर भारतीय नागरिक और विदेशी नागरिक की बात करें तो दोनों को ये आर्टिकल 14 वाला अधिकार मिलता है। ठीक है, और विदेशियों को कौन सा नहीं मिलता? आर्टिकल 15, मतलब भेदभाव का, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर
जो भेदभाव होता है उसके विरुद्ध अधिकार। तो अगर आर्टिकल 15 के अंदर मान लीजिए कि कोई जन्म स्थान को लेके कोई दावा कुछ कर रहा है, तो वो चीज उसको नहीं मिलेगी जो बाहर से आया है, ठीक है, वो उसको नहीं मिलेगा जो बाहर से आया है। तो उसके बाद है लोक नियोजन के विषय में समता का अधिकार, आर्टिकल 16, इसमें भी नहीं मिलेगा। अगर मैं कोई बोलेगा कि नहीं मैं यूएसए से आया हूँ, यूएसए का नागरिक तो हूँ, लेकिन मुझे यूपीएससी का एग्जाम देना है, तो वो नहीं दे सकता, ठीक है, वो अधिकार उसको नहीं है। अच्छा क्या दे कैसे सकता है, तो कॉमन सेंस वाली बात है ना, वो कैसे दे सकता है, ठीक है। तो ये अधिकार उसको नहीं होंगे, आर्टिकल 15 का अधिकार नहीं होगा, 16 का अधिकार नहीं होगा, समझ रहे हो ना। तो उसके बाद है आर्टिकल 19, ये अधिकार विदेशियों को नहीं होगा, मतलब कहीं भी जाके भाषण नहीं दे सकते, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन की आजादी, संघ बजाने की, निवास करने की, व्यवसाय करने की, कोई भी बाहर से आके कोई भी व्यवसाय नहीं कर सकता, कहीं भी जाके दुकान नहीं खोल सकता, ठीक है। तो ये अधिकार नहीं होते। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, पूछा जाएगा इनमें से कौन सा अधिकार नागरिक भारतीय नागरिकों को है लेकिन विदेशी नागरिकों को नहीं है, ए बी सी डी ई, मतलब इनमें से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो याद कर लो 15, 16, 19, उसके बाद 29, 30, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, मान लीजिए कोई किसी दूसरे देश से आया है और बोलता है नहीं मैं तो आपके देश में अल्पसंख्यक हूँ, माइनॉरिटी हूँ, मुझे तो अपने लिए एक स्कूल बनाने का अधिकार है, तो वो अधिकार उसको नहीं होगा ना, शिक्षा संबंधी अधिकार उसको नहीं होगा। इसमें क्या होता है कि एक माइनॉरिटी अल्पसंख्यक जो होता है सांस्कृतिक वो तरीके से वो अपना एक स्कूल बना सकता है अपने ही संस्कृति को बढ़ाने के लिए या बचाने के लिए, लेकिन बाहर से अगर कोई आए बोले कि नहीं मैं तो अल्पसंख्यक हूँ आपके देश में, तो मुझे भी अधिकार होना चाहिए, नहीं उसको नहीं है अधिकार। तो 29 और 30 उसको नहीं है, तो 15 नहीं है, 16 नहीं है, 19 नहीं है, 29 नहीं है और 30 नहीं है। बाकी सारे अधिकार जो होते हैं वो सभी को प्राप्त है, चाहे वो भारतीय हो चाहे वो बाहर से आया हो, ठीक है। जैसे 21 हो गया, 22 हो गया, 22 अधिकार प्राप्त है, लेकिन 22 के अंदर जो होता है ना कि बिना कारण गिरफ्तारी की जा सकती है, ठीक है। युद्ध के समय में बिना कारण गिरफ्तारी की जा सकती है। जो मित्र देश से आया है विदेशी उनको नहीं, जो शत्रु देश वाला जिसके साथ युद्ध चल रहा है उनको फिर 22 नहीं मिलता, ठीक है, उनको बिना कारण गिरफ्तारी हो जाती है, पढ़ लेंगे उसके बारे में। लोकसभा और राज्यसभा विधान में चुनाव देना, यह अधिकार भी नहीं होता सबको। हम दूसरे देशों से आते हैं उनको मतदान थोड़ी ना करने देते हैं, वो वोट नहीं डाल सकते। ये तो 30 तक तो हो गया मौलिक अधिकार, कौन कौन से मौलिक अधिकार नहीं है, तो ये मौलिक अधिकार विदेशियों को नहीं है। उसके बाद और कौन से अधिकार है, जैसे मतदान का अधिकार हो गया, चुनाव लड़ने का या चुनाव में भाग लेने का। देखो संसद विधानमंडल सदस्य के चुनाव लड़ने का अधिकार, ना मतदान करने का अधिकार है ना चुनाव लड़ने का अधिकार है। फिर वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश नहीं बन सकता, गवर्नर नहीं बन सकता, महान्यायवादी नहीं बन सकता, महाधिवक्ता नहीं बन सकता, ये सब नहीं बन सकता, क्योंकि इनमें लिखा गया है इनका जो एलिजिबिलिटी है उनमें लिख दिया गया है कि ये भारत के नागरिक होने चाहिए। हाँ अगर राष्ट्र कोई बाहर से आया है, मान लीजिए पाकिस्तान से कोई आया है, एक बहुत वैसा केस बताता हूँ, मान लीजिए कोई पाकिस्तान से आया है, उसने भारत की नागरिकता ले ली, ठीक है, भारत की नागरिकता ले ली लीगल तरीके से, अवैध तरीके से नहीं भारत में आया, लीगल तरीके से आया है और उसने भारत की नागरिकता ले ली। जैसे रिसेंटली में एक सिंगर है अदनान सामी करके, ठीक है, पाकिस्तान का सिंगर था वो, लेकिन वो भारत में उनको नागरिकता दे दी गई। कल को वो इंसान भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। हाँ अदनान सानी जो है वो कल को भारत का राष्ट्रपति वो कल को भारत का राष्ट्रपति भी बन सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति की जो एलिजिबिलिटी है वो इतना ही है कि भारत की नागरिक होना चाहिए। अब ये नहीं है कि जन्म से होना चाहिए कि पंजीकृत होना चाहिए, ये नहीं लिखा गया। तो जो पंजीकृत लोग जो हैं जो भारत में आके भारत के नागरिक बन गए हैं वो भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। हाँ अगर वो भारत का नागरिक नहीं है तो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, उपराष्ट्रपति नहीं बन सकता, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं बन सकता, राज्यपाल, महान्यायवादी, महाधिवक्ता ये सब नहीं बन सकता। तो एकदम रट लेना क्या क्या नहीं बन सकता है भारत विदेशी जो होता है, ठीक है। उसके बाद क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है, अब एक लॉजिकल क्वेश्चन है, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है, क्या वो प्रधानमंत्री बन सकता है। चलो ये तो बाद इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, इस प्रधानमंत्री वाला नहीं मंत्री वाले चैप्टर में आएगा, मंत्रिमंडल या उसमें चैप्टर में आएगा, ठीक है। वो चुनाव नहीं लड़ सकता, संसद में नहीं जा सकता, ठीक है।
चुनाव नहीं लड़ सकता है, यहाँ पे चुनाव लड़ने का, वोट देने का अधिकार है ही नहीं विदेशी नागरिक को, तो संसद जा ही नहीं सकता। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लिए संसद जाना जरूरी भी तो नहीं है ना। 6 महीने के लिए तो कोई भी बन सकता है। तो वहां देखेंगे क्या बन सकता है कि नहीं बन सकता, आपको उसके एलिजिबिलिटी में क्या लिखा गया है, क्या उसमें नागरिकता कॉन्सेप्ट है, तो उसमें वहां उस टाइम पढ़ेंगे। उसके बाद है उपरोक्त अधिकारों के साथ नागरिकों को भारत के प्रति कुछ कर्तव्य भी होते हैं। हो सकता है कर्तव्य आपको थोपे नहीं जाते, कर्तव्य लिख दिए गए हैं, लेकिन कर्तव्य होते हैं। अगर भारत के नागरिक हो तो ये कर्तव्य आपके हैं, जैसे कि टैक्स देना, कर यानी टैक्स देना, ये आपका कर्तव्य है। आप अगर काम कर रहे हो, कमा रहे हो, तो टैक्स देना चाहिए। राष्ट्रीय ध्वज, तिरंगे का या राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, ये आपका कर्तव्य है। देश की रक्षा करना, जो भी आपके मौलिक कर्तव्य में दिए गए हैं वो सब नागरिकों के लिए है, सिर्फ वो सिर्फ नागरिकों के लिए है। जो भी मौलिक कर्तव्य है वो सिर्फ नागरिकों के लिए है, विदेशियों के लिए नहीं है ऐसा कोई कर्तव्य। ठीक है। भारत में नागरिक जन्म से या प्राकृतिक रूप से राष्ट्रपति बनने की योग्यता रखते हैं। देखो यहाँ लिख दिया गया, अगर राष्ट्रपति बनना है तो अगर जन्म से है तो भी बन सकता है, प्राकृतिक रूप से मतलब कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करके है तो भी बन सकता है। जबकि अमेरिका में केवल जन्म से नागरिक ही राष्ट्रपति बन सकता है। जो वहाँ जन्म से नागरिक है वही राष्ट्रपति बन सकता है। कोई वहाँ जाता है, वहाँ की नागरिकता ले लेता है, तो वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार नहीं बन सकता, चाहे वो वहाँ का नागरिक ही क्यों ना हो, लेकिन वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता। लेकिन भारत में बन सकता है, अगर वो भारत का नागरिक बन गया प्राकृतिक रूप से। या जन्म से हो तो बनेगा ही, लेकिन अगर प्राकृतिक रूप से हुआ है रजिस्ट्रेशन, वो पंजीकरण के थ्रू, तो भी बन सकता है वो। उसके बाद है संवैधानिक उपबंध क्या है, नागरिकता को लेकर हमारे संविधान में क्या क्या लिखा गया है। ठीक है, रिकॉर्ड नहीं हो रहा क्या सारा। तो हम भाग 2 देख रहे हैं संविधान का। इसमें नागरिकता स्टार्ट होता है। भाग 1 में था अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, संघ और उसके क्षेत्र। भाग 2 में है नागरिकता, आर्टिकल 5 से स्टार्ट है। पहला संविधान जो आर्टिकल 5 है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता कैसी होगी, मतलब किसको मिलेगी, जो राज्य क्षेत्र में जन्मा हो, जिसके माता पिता राज्य क्षेत्र में जन्म हुए हो, या संविधान के बनने से ठीक पहले कम से कम 5 साल तक मामूली तौर पर निवासी रहा हो। इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे अभी। तो उसके बाद और क्या दिया गया आर्टिकल 6 में, जो पाकिस्तान से आए हैं उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट है, जो पाकिस्तान गए फिर आए हैं उनके लिए क्या कॉन्सेप्ट है। फिर भारत में रहने वाले जो भारतीय ओरिजिन के हैं, जैसे जो भारतीय जिसके माता पिता या पुश्तें भारतीय रह गई हो, वो कैसे नागरिकता ले सकते हैं। फिर उसके बाद है कि नागरिकता छोड़ी कैसे, वापस कैसे, मतलब छोड़ी कैसे जाएगी। तो कोई विदेश अपनी इच्छा से किसी विदेश का नागरिक बन जाएगा तो यहाँ की नागरिकता उसको खत्म हो जाएगी। ठीक है, वो यहाँ की नागरिकता खत्म हो जाएगी। नागरिक के अधिकार का बना रहना, आर्टिकल 10 में नागरिकों के अधिकार के बारे में बात है। आर्टिकल 11 में जो दिया गया है, संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन करना। इसमें क्या है, ध्यान इतनी तरह के दे दे कि हाँ इस तरह से नागरिक बन सकते हो, इस तरह से नहीं बन सकते, ये अधिकार होंगे ये नहीं होंगे। उसके बाद क्या है कि आगे अगर कुछ होता है नागरिकता कॉन्सेप्ट में, अगर कुछ चीजें चेंज होंगी तो आप आर्टिकल 11 के अंतर्गत कोई कानून बना के कर सकते हो। तो जो CAA बना है आपका, नागरिकता अधिनियम बना है, वो इस आर्टिकल 11 के अंदर ही बना है। ठीक है, कई कानून बने, 1955 में बना पहला कानून, CAA 1955 में बना था। उसके बाद कई बार बदलाव हुआ, संशोधन हुआ, बदलता चला गया। अब CAA 2019 में बना। ठीक है, 1955 में पहला नागरिकता कानून बना था, वो 2019 में अभी लास्ट वाला नागरिकता कानून बना है। तो वो आर्टिकल 11 के अंदर संसद को पावर दी गई है। पावर किसकी, नागरिकता के अधिकार को लेकर संसद को पावर है, राष्ट्रपति या फिर प्रधानमंत्री को नहीं है, संसद को पावर है। ठीक है, अब यही चीज को हम लक्ष्मीकांत से डिटेल में करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम कल से स्टार्ट करेंगे।